हेलो बच्चों, तो जैसा कि अब मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो आगे तक जेनेटिक्स में आती रहेगी और इनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही मेंडल का लॉ पढ़ सकते हैं इनके बिना। तो इसीलिए आज L2 में हम कुछ मुख्य परिभाषाएं और शब्दावली लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर जो है हमारा वंशागति व विविधता के सिद्धांत है और लेक्चर फ्लो आपको पता ही है, चैप्टर फ्लो आपको पता है कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें। और मेंडल के लॉ से पहले आज हम थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक ले रहे हैं और महत्वपूर्ण शब्दावली का। उसके बाद हम इसी में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें से एक प्रभावी व अप्रभावी लक्षण, फिनोटाइप, जीनोटाइप और एक संकरण द्विसंकरण के बारे में भी पढ़ेंगे और भी कुछ बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली से। तो मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो बार बार आती रहेंगी और कुछ चीज़ों में हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये एलील क्या होते हैं, ये ट्रेट्स क्या होते हैं। कभी वो उठा के जीन बोल देता है, कभी एलील बोल देता है, ऐसा क्यों है। तो उसको समझने के लिए हम पूरा स्टार्टिंग कर रही हूँ। हालांकि आप 10th में इसको पढ़ के आए लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगी। तो सबसे पहला तो है लक्षण, जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लक्षण यानी कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लक्षण यानी कि कैरेक्टर क्या होते हैं। कैरेक्टर्स क्या है, किसी जीव विशेष में पाए जाने वाले गुण क्या कहलाते हैं, उसके लक्षण। हम ऐसे पूछे लक्षण क्या है तो हम बोल देंगे कि ये कैरेक्टर को लक्षण कहते हैं। उसको लिखा कैसे जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं हमें क्या देती हैं, धक्का दे देती हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो इनकी परिभाषाओं को ध्यान से शब्दों में पिरोना सीखिए अपनी लैंग्वेज को। और जैसे कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कोई भी लक्षण हो सकता है। आपके बाल कैसे हैं, आपके आंख कैसी है, आंखों का कलर कैसा है, आपकी स्किन का कलर कैसा है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, लक्षण हैं जो बाहरी तौर पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए आंख का रंग जो कि जनरली अलग अलग कलर का होता है। अभी देखते हैं बाल का रंग, बाल का कलर कैसा है, आपके सफेद हैं, काले हैं या बीच के कुछ भूरे हैं। उसके बाद पौधों के फूलों का रंग या फूल का रंग। तो अगर हम आंख के रंग को देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास 3 कलर की आंखें जो है वो पाई जाती है ना। जनरली अब ब्लू भी होती है, फॉरेन में जाओगे तो आपको ब्लू कलर की भी मिलेगी, पर हम जनरल एक बात कर रहे हैं। इंडियन लोगों की अगर बात करें तो 3 कलर की आंखें आपको दिखती है। एक होती है ब्लैक, जैसी कि हमारी नॉर्मली है। कुछ की आंखें भूरी भी होती है, ये भी आपने देखी होंगी। और एक होता है ग्रे कलर, ये जो डॉट दिख रहा है इस टाइप का ग्रे कलर की आपको आंखें दिखती है। तो लक्षण तो क्या हो गए, किसी जीव विशेष में पाए जाने वाले गुण या किसी जाति विशेष की विशेषता बताने वाले। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो लक्षणों को ही पढ़ते हैं, वो उसकी विशेषता बताते हैं लक्षण की, ये किस जाति का है और इसके क्या लक्षण हैं। लेकिन किसी एक लक्षण की जो विभिन्नताएं होती हैं, किसी एक लक्षण के जो विभिन्न रूप होते हैं, उसे हम कहते हैं विश्लेषक या विशेषक, जिसको हम ट्रेट्स भी कहते हैं। इंग्लिश वाला याद रखो, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा सा सिंपलर हो जाता है। तो किसी एक लक्षण से जुड़ी हुई विभिन्नताएं, ठीक है, परिभाषा लिखना सीख लीजिए। किसी एक लक्षण से जुड़ी हुई विभिन्नताओं को या उसकी वेरिएशंस को क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। ये वर्ड बहुत बार आएगा ट्रेट्स, तो क्या बोल रहा है वो, उसका मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखें कि आंख का रंग, ये है क्या है, ये लक्षण है। ठीक है, इस लक्षण में क्या क्या विभिन्नताएं हो सकती है। तो मैंने अभी बोला आंखें कैसी हो सकती है, काली, तो भूरी और धूसर यानी कि ग्रे कलर की। तो ये इसके क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। लक्षण क्या है, आंख का रंग। ट्रेट्स क्या है, उसकी विभिन्नता है कि वो काली है, भूरी है, धूसर यानी ग्रे है, ब्लू है। ये उसके क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। 2 बातें आपको समझ में आई। अभी इसको डायग्राम बना के भी समझेंगे, क्योंकि एक चीज जो आने वाली है वो बिना डायग्राम के कंप्लीट नहीं होगी। तो ये आंख का रंग। ऐसे ही बाल का रंग ले लीजिए, तो बाल का रंग एक लक्षण है, लेकिन बाल का कलर काला है तो वो उसका ट्रेट है यानी कि विशेषक है। अगर भूरा है तो वो भी उसका ट्रेट है। तो लक्षणों की विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, किसी एक लक्षण, सबकी नहीं, इसके और इसके मिला के ट्रेट्स नहीं होंगे। आंख के रंग के इतने ट्रेट्स है, बाल के रंग के फिर 2 या 3 ट्रेट्स होंगे, और पौधों के फूलों के रंग के तो वैरायटीज आर अवेलेबल इन फ्लावर्स कलर, तो
उसकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, कितने काउंटेबल नहीं है वो, ठीक है। तो ये दो विशेषक आपको समझ आया। तीसरी चीज जो आती है हमारे पास आती है जीन क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लेकर जाऊंगी कहां पे, डायग्राम की तरफ। चलो अब थोड़ी सी पिछली 10th को या जहां पे भी आपने जो भी पढ़ा है, 11th तो पढ़ी होगी, 11th में बहुत जेनेटिक्स भरी पड़ी है और उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आपको याद है। थोड़ी सी आपकी और मेरी दोनों की टेस्टिंग हो जाए आज। तो हमने पढ़ा है कि कोशिका होती है, मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि बाद में जाके ये पूछना मैम जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, सारी कहानियां का मैं अभी हल कर देती हूँ, ठीक है। तो कोशिका होती है और कोशिका में होता है केंद्रक। अब जो भी हम बात करने वाले हैं इसी केंद्रक की बात करने वाले हैं। अब केंद्रक में सर्वथा व्यथा 6 से पढ़ा देते हैं, हमें 6 से सेल आ जाती है एनसीईआरटी में, और पढ़ा देते हैं कि सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं, ये बात सबको पता है। तो केंद्रक के अंदर एक जो डीएनए या आरएनए होते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ डीएनए। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल भी पढ़ेंगे और आपको डिटेल में समझाऊंगी ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो अभी सिर्फ डीएनए पर गौर करें कि डीएनए होता है, ये सबको पता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फुल फॉर्म हो गई। अब क्या होता है कि डीएनए नॉर्मली सेल के अंदर इस तरह से, हमारे डीएनए की बात करें तो वो कैसा है, डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो। अगर डीएनए सिर्फ एक सिंगल लाइन है तो उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक लाइन होती है, एक थ्रेड जैसी संरचना होती है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर ये डीएनए की पेयरिंग हो जाए किसी दूसरे थ्रेड से, दूसरे डीएनए से, तो उसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो एडिनोवायरस में पाया जाता है। ह्यूमंस के डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होते हैं। जैसे अगर आप लो तो जो कॉलीफेज बैक्टीरिया है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिर्फ ऐसा। बैक्टीरिया में जनरली आपको सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। 11th में ये पढ़ के आए और अभी चल भी रहा है चैप्टर, तो आप पढ़ सकते हैं वहां पे जाके। तो डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए बहुत ही, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है, मिलियंस मीटर लंबा है डीएनए, मतलब यू कैन नॉट मेजर। अभी तक तो पूरा मेजर कर भी नहीं पाए हम, जितने डीएनए ढूंढ पाए उतने के बारे में ही जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे भी बड़ा डीएनए अभी हमारा खोजना बाकी है। तो अब ये इतना लंबा डीएनए, चलो एक अज्यूम कर लेते हैं कि 50 किलोमीटर का डीएनए है ना, आपकी सोच के लेवल पे जाके कि 50 किलोमीटर का डीएनए है, ये अज्यूम कर रहे हैं। मैम को बोलना, मैम आपने 50 किलोमीटर बताया था, 50 किलोमीटर का डीएनए। और केंद्रक तो हम बोलते हैं कि बहुत छोटा, कोशिका ही नहीं दिख रही है तो केंद्रक की बात ही छोड़ दो, उसमें 50 किलोमीटर का डीएनए कैसे आएगा। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है वो अपने आप की पैकिंग कर लेता है, मतलब बहुत बार ऐसे कुंडलित हो जाता है। धागा है ना लंबा सा, उसको ऐसे घुमा घुमा के छोटा सा बना देते हैं। और क्या होते हैं इसमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए मिक्स होके एक कुंडलित संरचना बना देते हैं, जो बाद में कुछ ऐसी दिखाई देती है। डीएनए और अति कुंडलित होकर प्रोटीन व हिस्टोन प्रोटीन व डीएनए अति कुंडलित होकर संगठित होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। उससे पहले क्रोमेटिन बनता है ना, क्रोमेटिन और कंडेंस हो जाता है तो गुणसूत्र बनते हैं। और गुणसूत्र का ये वाला जो पार्ट है, अब ज्यादा मैं अभी क्रोमोसोम में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमें जेनेटिक्स पे जाना है, क्रोमोसोम भी आएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैं एक क्रोमोसोम यहाँ पे बना रही हूँ, अगर ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, मतलब एक क्रोमेटिड ये रहा और एक और फिर बनता है जब डिवीजन होता है, जब युग्मक बनते हैं। अभी मैं सिर्फ सिंगल पेयर क्रोमेटोजोन की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसको ऐसे बना दूंगी इसी क्रोमोसोम पे, तो एक ये क्रोमेटिड हो जाएगा और एक ये क्रोमेटिड हो जाएगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं 4 से फिर 4 बनाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम है,
क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम पे जो कोड होते हैं, कोडों के बारे में आपने सुना होगा कि क्रोमोसोम, ये जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनी बेस होते हैं, है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, अगर आरएनए है तो यूरेसिल, ठीक है, डीएनए की बात कर रहे हैं तो यूरेसिल को हटा देते हैं, और थाइमिन, ये 4 कोड होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं, क्योंकि यही क्या बनाते हैं, हमारे लक्षणों की जिम्मेदारी लेते हैं। जो जैसा कोड है, जिससे जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा लक्षण हमें, हमारे बाल काले क्यों हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा प्रोटीन बन रहा है इन कोड की वजह से जिससे हमारे बाल काले हैं, है ना। तो ये आगे जाके ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए पे जो छोटे छोटे ये ग्रुप होते हैं जिनसे कोई ना कोई प्रोटीन बनता है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रोटीन बनता है जिससे हमें कोई पर्टिकुलर लक्षण उत्पन्न होता है। हमारे सारे लक्षण रासायनिक रूप से निर्धारित होते हैं, कुछ ऐसा प्रोटीन, कुछ ऐसा रसायन, कुछ ऐसा हार्मोन बनता है जिसकी वजह से हमें लक्षण बनते हैं, ठीक है। तो ये आरएनए बनाता है और फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन लक्षण बनाता है। तो ऐसे डीएनए के कुछ सेगमेंट या खंड या टुकड़े, नॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहो, जो किसी लक्षण निर्धारण में काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, ठीक है। अब डीएनए की बात जब मैं कर रही हूं तो मैं बोल रही हूं डीएनए बहुत लंबा है, लंबा है तो इसमें कितने करोड़ों ऐसे टुकड़े पड़े होंगे, और हर टुकड़ा किसी न किसी प्रोटीन को बना रहा होगा, और हर प्रोटीन कोई ना कोई लक्षण हमें निर्धारित कर रहा होगा। तो बहुत सारे, एक डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं, और क्योंकि ये लक्षणों को निर्धारित करते हैं तो हम कह सकते हैं जैसे कोशिका हमारी संरचना और कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि वो सबका निर्धारण करती है। तो अगर ये लक्षणों को निर्धारण कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं डीएनए की ऐसी इकाई जो लक्षणों के निर्धारण करती है या लक्षणों को जाहिर होने में हेल्प करती है, मदद करती है, वो क्या कहलाती है, जीन। ये बात समझ में आई। एक बार जीन की परिभाषा देख लो पीछे, ये देखो, लक्षणों की वंशागत सूक्ष्मतम इकाई, मैंने अभी बोल दिया सबसे छोटी है, जैसे कोशिका सूक्ष्मतम इकाई है वैसे डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो लक्षणों का निर्धारण करती है, जीन कहलाती है। यह क्रोमोसोम पर होती है। क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र, क्योंकि डीएनए क्या बन चुके हैं, गुणसूत्र बन चुके हैं। अगर मैं बोलूं कि जीन डीएनए पर होते हैं तो कोई बात गलत नहीं, क्योंकि गुणसूत्र भी डीएनए से ही बने हुए हैं। तो कई बार बुक्स में ऐसा लिखा होता है, बच्चे बोलते हैं, अभी कभी कहता है गुणसूत्र होगा, कभी कहता है डीएनए, खुद ही कंफ्यूज है, हमें क्या पढ़ाएगा। तो वो इसीलिए ऐसा होता है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि डीएनए होता है, डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं या गुणसूत्र बनते हैं। अब मैं बात करती हूँ फिर से इसकी। अब मेरे पास क्या है, ये गुणसूत्र है। मान लो हम में कितने गुणसूत्र है, 46। मैंने 10वां गुणसूत्र ले रखा है। कौन सा, 10वां, ठीक है। इस 10वें पे बहुत सारे जीन होंगे ऑब्वियसली। अगर मैं ढूंढना चाहूं कि मेरे बालों का कलर वाला जीन कहाँ है, तो मान लो मेरे बालों के कलर का जीन यहाँ पे कहीं उपस्थित है। इससे कोई कोड बन रहा है ऐसा, और उस कोड से मेरे बालों का प्रोटीन बन रहा है और मेरे बालों का कलर कैसा हो रहा है, काला। तो ये जो जीन है गुणसूत्र पर, ये वाला जीन है 10वें गुणसूत्र पर है ना। गुणसूत्र 46 है, उसके 10वें की बात कर रहे हैं। उसके 10वें पे मेरे बालों के कलर वाला जीन यहाँ पे उपस्थित है, इस जगह पे। तो ये उसका क्या है, क्योंकि ये जीन है तो जीन तो बात हो गई, और जीन की उपस्थिति यानी स्थिति बता रहा है, और स्थिति को इंग्लिश में लोकेशन कहते हैं, है ना, पोजीशन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, जीन लोकस, किसी जीन की गुणसूत्र पर उपस्थिति, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जीन की, किसी जीन की नहीं, किसी पर्टिकुलर। अगर हम किसी लक्षण की बात कर रहे हैं कि मेरे बालों के कलर वाला जीन 10वें गुणसूत्र की इस जगह पे उपस्थित है, इस जगह पे मीन्स वो नापा जाता है, मैपिंग की जाती है, जीन मैपिंग, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहां पे उपस्थित है, तो ये उस जीन की क्या हो गई, जीन लोकस। परिभाषा देख लो, किसी गुणसूत्र पर जीन के स्थान जीन लोकस कहलाते हैं। एम आई क्लियर, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा बता रहा है वो है एलील की। अब हमें जानने हैं एलील क्या है। इसके लिए मैं वापस उसी स्लाइड पे जाऊंगी, उसी से बताऊंगी सब में एलील क्या है, ट्रेट्स क्या है। अब मान लो कि ये 10वां गुणसूत्र है, ठीक है। तो आपको पता है हमारे गुणसूत्र कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, है ना। 46 गुणसूत्र है, मतलब 23 जोड़े हैं। अब अगर मैं 10वें गुणसूत्र की बात कर रही हूं तो 10वें गुणसूत्र का भी कोई ना कोई जोड़ा होगा। ये तो 10वां गुणसूत्र है, इसका जोड़ा होगा ना, अगर ये 10वां है तो, क्योंकि हमारे गुणसूत्र तो जोड़े में उपस्थित है। 46 है, 10वें की बात कर रही हूं तो इसका भी कोई ना कोई क्या प्रेजेंट होगा, जोड़ा प्रेजेंट होगा। तो मान लो ये ग्रीन वाला है, ये देखो ये ग्रीन गुणसूत्र है और इसका जोड़ा वही, इसका नंबर भी क्या होगा 10वां, क्योंकि ये जोड़े में है। अब कलर में इसलिए अलग बना रही हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। ये भी 10वां है और ये भी 10वां है, दोनों जोड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मेरे बालों का कलर ही ले रही हूं मैं, बार बार बोलेगी बाल के कलर पे बहुत मैम, तो आंखों का कलर ले लेते हैं। चलो ये मेरी आंख का कलर है, बालों का कलर नीचे बता दिया, ये आंख है मेरी, आंख का कलर डिसाइड कर रहा है ये जी, ठीक है। अब ये इसका पेयर है तो इस पे भी क्या होगा, आंख का कलर का जीन होगा, पेयरिंग है इसकी, जोड़ा है भाई, तो इस पे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जीन प्रेजेंट होगा। तो ये इस जीन की लोकाई हो गई, यानी क्या हो गई, उपस्थिति हो गई। अब अगर आंख के कलर का जीन इस वाले गुणसूत्र पे भी सेम उसी जगह पे प्रेजेंट हो, बात को सुनना, ठीक है। या ये भी क्या कर रहा है, आंख का कलर बता रहा है, ठीक है, आंख का कलर बता रहा है। और दोनों जीन है, क्योंकि इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से आंख का कलर आएगा, एक से नहीं आएगा, ठीक है। पेयर में होते हैं क्योंकि हमारे गुणसूत्र, ये भी आंख का कलर बता रहा है, ये भी आंख का कलर बता रहा है, और दोनों कहाँ उपस्थित है, एक ही जगह पे उपस्थित है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया है उसमें दोनों एक ही जगह पे उपस्थित है। तो ऐसे गुणसूत्र जिसमें एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही जगह पर उपस्थित होते हैं, उस जोड़े को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। ये अभी डेफिनेशन बताऊंगी मैं। समजात गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? ऐसे गुणसूत्र के जोड़े जिसमें एक लक्षण को प्रकट करने वाले जीन एक ही जगह पर उपस्थित, या एक ही जीन लोकस, क्योंकि जगह को हम क्या बोल रहे हैं, जीन लोकस बोल रहे हैं, एक ही जगह पर उपस्थित होते हैं, ऐसे गुणसूत्र को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। जब 11th में आपने मियोसिस पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग होती है, जोड़े बनते हैं। ये जोड़े कब बनेंगे, जब सेम जगह पे सेम चीज उपस्थित होगी। इनके बीच में पेयरिंग तब होगी जब कोई बाउंडेशन के लिए चीज होगी। एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, तो कैसे जुड़ेंगे? जुड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है। चाबी ताला सिद्धांत समझते हैं आप, कि चाबी और ताला, ताले में चाबी उस जगह पे ही क्यों जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक जगह फिक्स है पेयरिंग के लिए। आप चाहो कि नहीं मैं ऊपर से घुसा के ताला खोलूं, इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये होते हैं समजात गुणसूत्र। अगर इसी गुणसूत्र में आंख की कलर का जीन यहाँ पे उपस्थित है और दूसरे गुणसूत्र में आंख की कलर वाला यहाँ उपस्थित है, तो जब एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन गुणसूत्र जोड़े पर अलग अलग जगहों पर उपस्थित होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, असमजात गुणसूत्र। इनमें पेयरिंग कभी नहीं हो सकती, ठीक है। या इसको हेट्रोलोगस कहते हैं, हेटेरोलोगस। और क्या, विषम युग्मजी, और इसको क्या बोल सकते हैं, समयुग्मजी गुणसूत्र भी कह सकते हैं।
गुणसूत्र, ठीक है। समयुग्मजी युग्मक की बात नहीं हो रही है, गुणसूत्र की ही बात हो रही है, तो गुणसूत्र वर्ड आना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसी कहानी को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। अब यही 10वें कलर का गुणसूत्र जो है वही बना रही हूं मैं फिर से। ये हो गया एक, और दूसरा वाला हरा बना लेते हैं। इस पे वही आंख के कलर की बात कर रहे हैं, ये आंख का कलर है। इसको अब मैं ई दे दूं, ई का ब्लैक कलर, ई का ब्लैक कलर दिख रहा है आपको? बड़ा बना देते, बड़का बड़का लिखो, ई का ब्लैक कलर, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और इस पे भी आंख का कलर प्रेजेंट है, सॉरी दूसरी जगह बना दिया मैंने, इस सेम जगह पे बनाते हैं। इस पे भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आंख का कलर प्रेजेंट है, ई। अब मेरी बात को गौर से सुनना। हमने बात की ट्रेट्स की, कि आंख का कलर क्या है? एक लक्षण है, ठीक है। लेकिन इन लक्षणों के क्या होते हैं? विशेषक होते हैं, मतलब ट्रेट्स होते हैं। अब मेरे ये जो 10वें गुणसूत्र है, ये भी 10वां है, ये भी 10वां है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आई का कलर का जो जीन है वो कौन सी प्रोटीन बना रहा है? काले कलर की प्रोटीन बना रहा है। तो इससे आई का कलर कैसा होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। ये भी है जो क्या कर रहा है? ब्लैक प्रोटीन बना रहा है। तो ये भी क्या होगा? ब्लैक प्रोटीन बना रहा है। तो दोनों मिलके आई का कलर क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे। कहानी तीसरी सुनो, सेम गुणसूत्र। मैं इतना धीरे धीरे इसलिए चल रही हूं क्योंकि आज ही सब क्लियर कर लूं, बार बार फिर ये जो जेनेटिक्स परेशान करेगी। अब इस गुणसूत्र पे भी आई का कलर है ब्लैक, ठीक है। लेकिन इस गुणसूत्र पे सेम जगह पे जीन है, जीन लोकस दोनों के सेम है, एक ही जगह है। लेकिन ये वाला जो ई है ये बोल रहा है कि मैं तो ग्रीन कलर की प्रोटीन बनाऊं। मान लो इसमें कोई गलती हो गई, फॉल्ट हो गया इसमें, है ना। तो ये अपने लक्ष्य से भटक चुका है, इसका साथ नहीं दे रहा, कह रहा है मैं तो ब्लैक बना रहा हूं, ये कह रहा है मैं क्या बनाऊंगा? मैं तो ग्रे कलर बनाऊंगा, ग्रे कलर का प्रोटीन बनाऊंगा। तो अब इसके जो हम मेंडल के नियम पढ़ने वाले ना, देखो इसमें दोनों ब्लैक ब्लैक है, तो इसकी आई का कलर कैसा होगा? ब्लैक, ठीक है। अब इसमें ब्लैक है और इधर ग्रे है। अब डिपेंड करता है कि प्रभावी लक्षण कौन सा है, मतलब डोमिनेटिंग कौन है, कौन किसको ज्यादा धक्का दे पाता है। ये धक्का दे पाता है, इसको दबा पाता है, या ये। मान लो ये बी धक्का दे रहा है, तो ये कह रहा है कि ये कैसा है? अप्रभावी है, ठीक है। लेकिन इसकी आई का कलर कैसा होगा? ब्लैक। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये इफेक्टिव है, ये दादा है यहाँ का, है ना। जैसे क्लास में सारे बच्चे होते हैं, कौन होता है? डोमिनेटिंग। मैम होती है ना डोमिनेटिंग, मैम की बात, मैम ने बोल दिया तो बात खत्म। क्योंकि मैम क्या करती है? डोमिनेट। मेरे बच्चों ने, जब मैंने जेनेटिक्स पढ़ाई थी ना, तो मुझे यही एग्जाम्पल दिया था कि मैम जैसे आप हमारी क्लास में डोमिनेटिंग हो, तो ऐसे ही डोमिनेटिंग जो होते हैं वो अपने आप को शो करते हैं, दूसरों की नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये ब्लैक किसी की नहीं सुनता, तू बना ग्रे, मैं तो ब्लैक कलर करूंगा, तो ये डोमिनेटिंग है तो ब्लैक कलर करता है। अब कहानी ऐसी है कि एलील क्या होते हैं, यानी कि जो एलील को एलील ही बोलते हैं, वैसे विकल्पी एक वर्ड दिया हुआ है शायद हिंदी में कहीं। तो ऐसे जीन्स, अब इसमें देखो जीन के लक्षण तो दोनों सेम है, ये भी आंख का कलर बता रहा है, ये भी आंख का कलर बता रहा है, लेकिन इनके ट्रेट्स डिफरेंट है, यानी कि विशेषक डिफरेंट है। इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लैक है, दोनों विशेषक सेम है। इसमें ब्लैक है, इसमें ग्रे विशेषक है। इसमें ट्रेट कौन सा है? ग्रे वाला। ट्रेट बात की ना, एक ही लक्षण के विभिन्न रूप। और इसमें ट्रेट कौन सा है? ब्लैक वाला। तो दोनों के जीन की उपस्थिति तो सेम है, लेकिन उनके ट्रेट डिफरेंट है। और एलील किसे कहा जाता है? एक ही जीन के एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले ऐसे जीन जिनकी जीन लोकस एक जैसी हो, उसे क्या कहा जाता है? एलील, ठीक है। एक ही जीन लोकस पे उपस्थित ऐसे जीन जो एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं,
उन्हें एलिल कहा जाता है। ठीक है, ये एलिल है दोनों आपस में, ये दोनों भी एलिल है, भले इनका ट्रेट अलग है, ट्रेट से हमें लेना देना नहीं है, उपस्थिति जीन की सेम होनी चाहिए और एक लक्षण को प्रकट करना चाहिए, चाहे उसका ट्रेट भले ही डिफरेंट हो। ठीक है, ये दोनों भी आपस में एलील है, ये दोनों भी आपस में एलील है। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आई? अब जाते हैं एलील पे, समजात गुणसूत्र पे और विषम समजात गुणसूत्र पे। चलो एलील की बात करते हैं, तो पहले समजात की कर लेते हैं। चलो, समजात गुणसूत्र, गुणसूत्र के जोड़े जिसमें किसी विशेष लक्षण, ठीक है, विशेष लक्षण कौन प्रदर्शित करेगा? विशेष जीन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जीन या एलील। ठीक है, क्योंकि एलील क्या है? उसी सेम लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पेयर। जीन या एलील समान स्थान पर पाए जाते हैं तो उसे समजात गुणसूत्र या क्या कह सकते हैं? और समयुग्मनज गुणसूत्र। इंग्लिश होमोलोगस, वहां पे लिख दिया है वैसे मैंने, होमोलोगस। क्रोमोसोम लगाना ना भूले, ठीक है, क्योंकि ये हेट्रो होमो बहुत जगह आते हैं। आ गई बात समझ में? गुणसूत्र के जोड़े जिसमें किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जीन या एलील एक ही जगह पर उपस्थित हो। ये देखो, ये भी क्या है? होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है। जीन के ट्रेट अलग है लेकिन होमोलोगस है। हेट्रोलोगस तो तब होगा जब उपस्थिति ही डिफरेंट होगी। तो ये रहे आपके होमोलोगस, इस पे भी, 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 ये सारे ही होमोलोगस हैं। ये तीन, वो हेट्रोलोगस है। ठीक है, चलिए एलील की बात, हेट्रोलोगस भी आ जाएगा। ये रहा विषम युग्मजी गुणसूत्र, हेट्रोलोगस, गुणसूत्र के वे जोड़े जिसमें विभिन्न लक्षण के जीन अलग अलग स्थानों पर, अब हम एक ही जीन की बात कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों जीन है और सबकी स्थिति अलग अलग है अगर जोड़ों पे, तो वो कैसे हो जाएंगे? विषम युग्मजी या हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। एलील को देख लेते हैं, एक ही जीन के विभिन्न रूप या प्रति, एक ही जीन के विभिन्न रूप या प्रति, जैसे टीटी या IA, इसको समझाती हूँ। ठीक है, एक ही जीन के विभिन्न रूप, और उसमें आप ये बात जोड़ सकते हैं एक ही स्थान पर एक ही जीन के विभिन्न रूप, ये दोनों जीन है और इसके क्या है? विभिन्न रूप है, चाहे वो ब्लैक ब्लैक हो, चाहे वो ब्लैक ग्रे हो। ठीक है, चाहे वो ब्लैक ब्लैक हो यानी BB हो, चाहे वो B और ग्रे हो। वैसे तो हम क्या करते हैं जेनेटिक्स में, अगर B का उल्टा आता है तो उसको स्मॉल b लिख देते हैं, तो उस वे में लिख लो इसको, है ना, BB हो या फिर स्मॉल b हो। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित, समान स्थान पर उपस्थित एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? एलील। ये भी एलील है और ये भी एलील है, बस इनके ट्रेट्स अलग हैं। ठीक है, तो ये एलील होते हैं। तो एलील शब्द आए तो ये मत बोलना एक काला होगा और एक ग्रे होगा, या तो दोनों काले होंगे या दोनों ग्रे होंगे। इसलिए एग्जाम्पल में देखो उसने TT दे रखा है, जो हम क्या पढ़ेंगे मेडल के लॉ में पढ़ेंगे, लंबे लंबे वाले जो होते हैं। तो ये कैसे हो गए? समयुग्मजी हो गए। समयुग्मजी मतलब दोनों जीन जो है वो एक ही स्थान पर और एक ही जगह पर उपस्थित, इसीलिए इनको होमोलोगस कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस है ये समयुग्मजी, जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे कि दोनों जीन एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, हो गए TT। ठीक है, और दूसरा वाला क्या होता है? एक कैपिटल होता है, मतलब एक लंबा होगा, और अगर एक गुणसूत्र उसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? छोटा प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भी एलील तो है, लेकिन ये कैसे एलील है? ये विषम युग्मजी एलील है। विषम युग्मजी है क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, मैंने विषम युग्मजी गुणसूत्र नहीं बोला, विषम युग्मजी कहा, सिर्फ इस एलील को विषम युग्मजी कहा, मतलब ये वाला एलील है। दोनों एक जगह पे तो है लेकिन एक कैपिटल भी है और दूसरा स्मॉल भी है। एलील है लेकिन कैसा वाला एलील है? विषम युग्मजी यानी हेट्रोलोगस या हेट्रोजाइगस है। उससे कंपेयर ना करें, वो गुणसूत्र की बात है, विषम या समजात गुणसूत्र। ठीक है, और ये विषम युग्मजी या समयुग्मजी। बात खत्म हुई।
ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, ये कैसे हो गए, ये सम युग्मजी युग्मक हो गए, या हम बोल सकते हैं पेयर हो गए, और ये वाले कैसे हो गए, विषम युग्मजी। और जब गुणसूत्र के मैनर में बात करेंगे तो ये वाली कहानी आएगी कि एक स्थान पे होंगे तो समजात गुणसूत्र और अलग अलग स्थान पे होंगे तो असमजात गुणसूत्र या विषम युग्मजी गुणसूत्र। ठीक है, बात समझ में आई पूरी तरह से। चलो एलिल समझ में आ गया। एक ब्लड का भी वहां पे दे रखा है, ये देखो रक्त समूह में क्या हमारे पास रक्त का समूह, उसमें हमारे पास आपने देखे होंगे एक ए रक्त होता है, एक बी ग्रुप होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। तो उसके लिए हमारे पास 3 ट्रेट्स कितने हैं, ट्रेट्स कितने हो गए, एक लक्षण है रक्त का समूह, उसके ट्रेट विशेषक कितने हो गए 4, क्योंकि 4 ग्रुप पाए जाते हैं। उनके जीन कितने हैं 3 हैं। ठीक है, और यही क्या बताएंगे फिर एलिल बताएंगे जैसे जैसे प्रेजेंट होंगे। हम रक्त समूह पढ़ेंगे तब आपको फिर से बात समझाऊंगी इसकी, अभी सिर्फ टी स्मॉल टी से समझाए, ज्यादा गुत्थी न गुल जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो फिर भी समझा देती हूँ। देखो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें ये वाला जो होता है ये आप बोल सकते हैं कि अप्रभावी है ना, ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता ज्यादा। तो अगर इसके साथ ये आया तो ए बनता है, इसके साथ ये आया तो बी बनता है। ठीक है, अगर ए और बी आ गए, क्योंकि दोनों डोमिनेटिंग है, क्लास में 2 टीचर आ जाएगी तो किसकी चलेगी, किसकी चलेगी, दोनों टीचर होगी, आपकी तो फिर भी नहीं चलनी है। तो फिर क्या होगा, तब भी ए बी बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा, जब ये अकेला होगा, जब क्लास में टीचर ही नहीं हो, जब क्लास में टीचर ही नहीं हो, क्योंकि टीचर डोमिनेटिंग है। टीचर होगी तब तक तो आपकी चलने नहीं देगी, जैसे ही टीचर गई तो सारे क्लास में क्या है बच्चे, तो फिर किसकी चलेगी, बच्चों की। जब मजे करो, पंखे तोड़ो, दीवारें तोड़ो, है ना, करते हैं ना बच्चे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये गुणसूत्र की परिभाषा है। ठीक है, युग्मक की परिभाषा में पोजीशन वही रहेगी, सिर्फ ट्रेट चेंज हो जाता है। चलो अब है अप्रभावी और प्रभावी की बात। वैसे हम थोड़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह एलिल जो विषम युग्मजी अवस्था में भी अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करता है, अप्रभावी एलिल के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता। क्लास वाली बात समझाई मैंने। क्लास में कितने बच्चे होते हैं 40, टीचर कितना, एक, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन चलती किसकी है भाई, मेरी क्लास में तो मेरी चलती है। आप बोलो हमारे टीचर की तो हम सुनते नहीं है, तो वो आई कांट इमेजिन। लेकिन क्या है कि मैंने अपने बच्चों को एक बात समझा रखी है कि मैंने आपकी बात, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो इट मीन्स कि ये मेरी इंसल्ट है, और मैं अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, तो मैं तो अपनी ही चलाऊंगी, चाहे कुछ ही करना पड़े मेरे को। तो किसकी चलेगी, टीचर की। चाहे बच्चे 40 हैं, टीचर 1 है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन है, डोमिनेटिंग कौन है, टीचर। तो हम एक तरह से टीचर वे में समझ सकते हैं कि देखो टीचर 1 है, बच्चे क्या हैं 40 है, लेकिन उनका पद मतलब उनकी कैटेगरी, क्योंकि वो स्टूडेंट है तो उनकी कैटेगरी छोटी है, तो हमने छोटा टी बना दिया उनके लिए। तो भले ही ये प्रेजेंट है, लेकिन इनकी प्रेजेंट से, इन 40 बच्चों की प्रेजेंट से इस टी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अपना ही राज चला रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग या क्या, प्रभावी लक्षण। और कैसी उपस्थिति में, विषम की उपस्थिति में। विषम मतलब सारे टीचर थोड़ी ना है, आधे बच्चे हैं आधे टीचर हैं, मतलब विषम हो गया। मतलब एक जीन जो है वो टीचर का है, एक जीन जो है वो बच्चों का है, उस गुणसूत्र पे। अगर हम उस गुणसूत्र की बात करें, है ना, यहाँ पे टीचर का जीन, यहाँ पे बच्चों का, तो है तो ये एलिल, क्योंकि एक ही जगह पे उपस्थित है। लेकिन इसकी उपस्थिति से ये अपने आप को प्रभावित नहीं होने दे रहा, ये और इसको रोक देगा कि चुपचाप बैठ जाओ सारे, आवाज की तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे, और क्या कहेगा, मेरा राज चलेगा यहाँ पे, तो मैं अपना राज चलाऊंगी। ठीक है, अब तो आपको बात ये हमेशा याद भी रही, मैंने अपने बच्चों को इसी तरह याद करवा रखा है। तो चलो एलिल की बात हो गई। अब ये एलिल बोल रहा है, इसका मतलब दोनों एक जगह है। ये
हेटेरोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम नहीं है, ये कौन से क्रोमोसोम है, होमोजाइगस। इसी तरह अप्रभावी जस्ट इसका उल्टा, जिसको हम रिसेसिव एलील भी बोलते हैं, वह एलील जो केवल समयुग्मजी अवस्था में, जैसे आप यानी कि बच्चे, है ना, कैसे बच्चे, क्यों बच्चे, कि टीचर, जैसे मैंने बोला क्लास में टीचर गया थोड़ी देर के लिए बाहर, अब वो जो 40 बच्चे हैं क्या बन गए, शेर, अपना राज है, अब सब अपना अपना चलाएंगे। तो अब किसका राज है यहाँ पे, अब कौन डोमिनेटिंग बन रहा है, ये बच्चे। लेकिन कब, जब टीचर नहीं है, जब वो सिर्फ अकेले हैं, एक जैसे हैं, सबके सब स्टूडेंट है, मतलब कैसे हैं, सम है, सारे समान है, सारे के सारे स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो सम युग्मजी है। सारे के सारे कैसे हैं, टी है, टीचर तो है ही नहीं, 40 के 40 छोटे टी हैं, बड़ा टी गायब है। तो ऐसी स्थिति में ही क्या करेंगे, अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। तथा विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी एलील के कारण अभिव्यक्त नहीं हो पाते। परिभाषा कैसे लिखनी है ये देख लीजिए, ठीक है, कि ये इसकी परिभाषा है, इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब मेंडल के लॉ की जहां तक हम बात करें, क्योंकि हमने शुरू नहीं किया, तो मान लो ये एक टी है और ये एक टी है, ये समयुग्मजी है। समयुग्मजी किसको कहते हैं, जब दोनों एलील एक जैसे हो, ठीक है, तो ये दोनों एलील एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया, समयुग्मजी है। एलील मतलब क्या होंगे, एक ही जीन एक ही जगह पे उपस्थित है। दूसरे भी एलील हैं, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन ये हर जगह बड़ा वाला अपना क्या चलाएगा, राज, ठीक है। और यहाँ पे ये कब प्रेजेंट होगा, जब ये अकेला होगा, समयुग्मजी अवस्था में। ये विषम युग्मजी में भी काम चलाएगा, समयुग्मजी में भी चलाएगा, और ये सिर्फ समयुग्मजी में अपने आप को शो करेगा। चलिए अब आती है बात जीनोटाइप की और फिनोटाइप की, कि क्या है जीनोटाइप और क्या है फिनोटाइप। एलील समझ में आ गया, ये एलील ट्रेट, जीन और जीन लोकल, सारा गुड़ गोबर जो है वो इन्हीं की वजह से होता है। इनको समझ लिया, बाकी इतना टफ नहीं है, ठीक है। किसी जीव के बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, या ठीक है बाहर से दिखने वाले लक्षण, जैसे मेरा कलर, मैम क्या क्या दिख रहा है आपको, मैम का कलर थोड़ा सा डार्क है, मैम गोरी नहीं है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, बाल काले हैं मैम के, है ना। और क्या दिख रहा है लक्षणों में, कि मैम की आंखें भी काली है, हालांकि मैम की 4 आंखें लेकिन काली हैं। तो ये सारे जो बाहर से दिखने वाले लक्षण हैं, ये क्या हो गए, फिनोटाइप हो गए। इनको हम सिर्फ बाहर से देख पाते हैं, अंदर नहीं देख पाते, बाहर से दिखने वाले, तो ये हो जाते हैं फिनोटाइप। जैसे पौधों का लंबा या बोने होने का गुण बाहर से दिखता है, हाइट है, जैसे हाइट कम है या ज़्यादा है, बाहर से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, है ना। जैसे मन की बातें, मन में क्या चल रहा है, आपकी क्लास तो अटेंड कर रहे हो, लेकिन मन में तो और कुछ घूम रहा है, तो वो कोई बाहर से नहीं देख पाता। ये दो जो सीसीटीवी कैमरा है, ये इनसे नहीं दिखता, ये अंदर वाली चीजें। तो अंदर वाले जो लक्षण हैं, जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। मतलब उसके जीन्स में क्या चल रहा है, उसके जो जीन है क्रोमोसोम पे, वो कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं, वो कौन सा हार्मोन बना रहे हैं, उसमें कैसी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, ये कौन बना रहा होता है, ये जीन बना रहे होते हैं। लेकिन आप जब तक उसके कैरेक्टर्स बाहर से नहीं दिखेंगे, कि दाढ़ी आ रही है या मूछें आ रही है या कुछ हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी के शेप में, आकार में, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसके जीन क्या बना रहे हैं। बाहर से देखने पे पता चलेगा कि अच्छा इसमें कुछ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चल रहा है, लेकिन वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो जीन जो है वो क्या है, अंदर की संरचना बताते हैं, अर्थात जीनोटाइप कहलाते हैं। जीन जीव के आनुवांशिक या जेनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन को ही प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जीन के क्या, ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है, फिनोटाइप बाहरी लक्षणों को बताएंगे और जीनोटाइप उसके गुणसूत्रों के और जीन के स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है।
एक जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि और क्या क्या डिफरेंस होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप में। तो फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षण जो है, क्योंकि ये बाहर रहते हैं तो ये स्थान के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अंतर चाहो वैसे मैं एक टेबल ले आऊंगी, जब या तो होमवर्क क्वेश्चन में ले आऊंगी या कहीं पे, जब ये कैसे होते हैं फिनोटाइप, बाहरी लक्षण स्थान के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, है ना। जैसे आज मैं कहाँ हूँ, राजस्थान में, बड़ी गर्मी में खड़ी हूँ तो टी शर्ट में खड़ी हूँ। अभी मैं यहाँ चली जाऊँ लंदन, लद्दाख, तो मैं क्या कर लूँगी, ओढ़ उड़ा के ऐसे खड़ी होंगी, ऐसे कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे गई तो मेरे बाहरी लक्षण क्या हो गए, चेंज हो गए। हो सकता है मैं गोरी भी हो जाऊँ, है ना, क्योंकि जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वो कैसे होते हैं, फॉरेनर्स गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेट नहीं है, वहाँ गर्मी नहीं पड़ती, और सनलाइट से ही हमारा मेलेनिन का कलर डिसाइड होता है। मैंने आपको बताया था ना, कोशिका में मेलेनिन होता है, अगर मेलेनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो वो लोग थोड़े से काले होते हैं, और कम होता है या लिमिटेड होता है तो गोरे होते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ फॉरेन चली जाऊँ तो हो सकता है गोरी हो जाऊँ, तो मेरा स्थान के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऐसा ही अगर आप फॉरेनर और इंडियंस को ले, क्योंकि हम थोड़े टेम्परेट रीजन में रहते हैं और वो ठंडी इलाकों में रहते हैं, तो हमारी हाइट वाइट में भी डिफरेंस होता है ना। उनकी लंबे लंबे लोग होंगे, हमारे यहाँ जनरली आप देखोगे कम हाइट वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे लंबी हाइट के कंपैरिजन में, या मिडिल हाइट के लोग ज़्यादा मिलेंगे। रहन सहन में फ़र्क होता है। आँखों का कलर जैसे आप बोल रहे हो, है ना, आँखों का कलर हमारा जनरली कैसा होता है, काला भूरा मिल जाएगा, भूरा भी रेयरली मिलता है, और ग्रे तो और भी रेयर मिलता है। वहाँ पे देखो ब्लू ग्रे है, मस्त मस्त कलर के। बालों का कलर, ये सब स्थान के हिसाब से चेंज हो रहा है, वहाँ के आवास के हिसाब से। दूसरा, बाहरी लक्षण जो होते हैं, तो जीन क्या होंगे, जीन जो है वो स्थान के हिसाब से चेंज नहीं होते। ठीक है, अगर मैंने बोला कि क्रोमोसोम है, इस पे 2 जीन है, अगर ये टी है, कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगी तो मेरे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी की जगह चेंज हो जाएगी, वहीं के वहीं रहेंगे, जगह चेंज नहीं होगी। टी है तो टी कैपिटल ही रहेगा, और स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा। तो स्थान के हिसाब से क्या नहीं होते, ये चेंज नहीं होते। दूसरा, हम जीनोटाइप को देखकर फिनोटाइप को डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने बता दिया कि मेरा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर आपको पता है कि ये टी डोमिनेटिंग है तो आप बोल दोगे कि मैम आप कैसे होंगे, लंबे। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप को देखकर मैं नहीं बता सकती कि मेरा जीनोटाइप क्या होगा। मैं बोल रही हूँ मैं लंबी हूं, लेकिन लंबी में तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो मेरे दोनों टी हो, क्योंकि टी वाला तो दोनों ही जगह पे समयुग्मजी प्रभावी लक्षण है, टी तो लंबा होना तो प्रभावी लक्षण है, दोनों ही कंडीशन में प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये समयुग्मजी होगा तो भी प्रदर्शित करेगा, और विषम युग्मजी होगा तो भी प्रदर्शित करेगा। तो ये कौन सा वाला मेरे अंदर जीन है ये मुझे पता ही नहीं है, बाहर देख के पता ही नहीं चल रहा, है ना। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं, और भी एक टेबल ले आएंगे हम, उसमें आप अपन देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट है एकल संकरण, जो कि आएगा एक जोड़ी। ये इसलिए लाई हूं, समझ लो और इनको परिभाषा के रूप में लिखना सीख जाओ। एक जोड़े लक्षण के 2 विपरीत विकल्पी ट्रेट्स, फिर से आया है, रखने वाले युग्मनजों के मध्य संकरण एक संकरण कहलाता है। 10th की परिभाषाएं ना लिखे, 12th के हिसाब से लिखे, ये ट्रेट वेट विकल्पी ये सब डालें अंदर। क्या कह रहा है, एक जोड़ी लक्षण, एक जोड़ी लक्षण, लक्षण ले लिया मैंने, वही आंख का कलर, आंख का रंग, लक्षण एक जोड़ी है। अब मैंने कहा कि हर लक्षण कहां पे उपस्थित होगा, क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम पे जीन होंगे, और हर क्रोमोसोम के 2 पेयर होते हैं, मतलब इसके क्या होंगे, 2 गुणसूत्र होंगे। कौन से नंबर पे, जिस भी नंबर पे। तो इस आंख के रंग के क्या है हमारे पास, 2 गुणसूत्र है, और आंख का रंग जिस जीन के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है वो जीन दोनों जगह, यहाँ पे भी उपस्थित होगा और यहाँ पे भी उपस्थित होगा। तो अगर ये दोनों मैंने कहा सेम है ना, और एलील है, ठीक है, लेकिन अगर इसके ट्रेट्स अलग अलग है, ट्रेट्स अलग अलग है, देखो मैंने कहा ट्रेट्स अलग अलग है, तो ये एलील ही, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे उपस्थित है, ठीक है, और होमोलोगस है, लेकिन इसके ट्रेट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे ट्रेट्स वर्ड इसीलिए लिखा हुआ है। एक ही लक्षण के 2 विपरीत या
विकल्पी ट्रेट्स, क्योंकि एक तो होगा ब्लैक और एक होगा ग्रे। तो ये कितने जोड़े हो गए, एक जोड़ा हो गया और उसके दो विपरीत ट्रेट्स हो गए। ठीक है, एक जोड़ा क्योंकि जोड़े में गुणसूत्र है, और दो विपरीत विकल्पी मतलब एक ब्लैक और एक ग्रे। ये बात समझ में आई। तो ऐसे संकरण को हम क्या कहते हैं, एकल संकरण। संकरण क्या होता है, नर व मादा को मिलाना। मादा को मिलाना मतलब वही गुणसूत्र मिलाना, ठीक है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे तो क्रोमोसोम मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस करना। इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए उदाहरण देख लीजिए। फूल के रंग के लक्षण में दो विभिन्न विपरीत फूल रखने वाले। लक्षण क्या है फूल का, फूल के लक्षण के दो क्रोमोसोम होंगे ऐसे ही, और उसके विपरीत ट्रेट्स, उसके विपरीत विकल्प क्या हो सकते हैं, या तो सफेद हो सकता है या फिर लाल। तो एक को W कैपिटल W बोल देंगे और लाल को क्या बोल सकते हैं, स्मॉल w। ठीक है, हम ऐसे ही जनरली शो करते हैं, क्योंकि एक W और एक रेड लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए क्या करते हैं, एक को जो डोमिनेटिंग होता है उसको बड़ा बना देते हैं, बड़ा मीन्स कैपिटल क्योंकि वो डोमिनेटिंग है, और दूसरे वाले को उसी सिंबल का छोटा बना देते हैं। हालांकि 10th में आप पढ़ के आए हुए हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण। किसी दो जोड़े, अब यहाँ पे एक जोड़ा था, यहाँ पे दो जोड़े, यानी कि दो कैरेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिया आंख का कलर, आंख का रंग ले लिया, और दूसरा मैंने ले लिया बाल का रंग। ठीक है, इसके आंख के रंग के हमारे पास 3 ट्रेट्स है, जैसे कि हमने बताया काला भूरा और क्या था, ग्रे। और बाल के रंग के भी हमारे पास 3 ट्रेट्स है, वही काला, भूरा यानी कि ब्राउन, भूरा फिर हिंदी में लिख दे बीबी हो जाएगा, और ग्रे यानी कि धूसर, सेम इसके हैं। ठीक है, अब मैं इन दो लक्षणों को लूं, दो जोड़ी लक्षण, ठीक है, और उनके दो विपरीत ट्रेट्स को लूं, मतलब 3 नहीं लेने हैं पूरे के पूरे 3 नहीं लेने, इनके 2 और इसके 2, ऐसे लूं तो कितने हो गए, टोटल 4 ट्रेट्स हो गए। ये तो ट्रेट है, तो कितने ट्रेट्स लिए हमने, 4 ट्रेट्स लिए। यहाँ पे कितने ट्रेट्स ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, आंख का रंग में एक काला और एक भूरा, लक्षण 1 ट्रेट्स 2, लक्षण 2 ट्रेट्स 4। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं किसी दो जोड़े लक्षणों के दो विपर्यासी, एक एक का 2 मतलब टोटल 4 हो गए ना, 2 विपर्यासी या विपरीत ट्रेट्स जनकों में संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। मतलब ऐसे पेरेंट्स ले लो जिसमें हम 2 चीजों को देखेंगे, एक तो उनकी आंखों का कलर देखेंगे और बालों का कलर देखेंगे। तो एक ऐसे पेरेंट्स लो जिसकी आंख का कलर ब्लैक हो सकता है उसमें ग्रे वाला जीन्स भी हो, ठीक है, और दूसरा बाल के कलर वाला लेंगे तो उसमें भी ये 3 प्रकार के ट्रेट्स हैं। अब ये आएंगे कौन से, वो तो संकरण कराने पे पता चल रहा है कि ब्लैक, भूरा या ग्रे कौन सा कलर आ रहा है, फिनोटाइप देख के पता चलेगा, और दूसरा इसमें कौन सा कलर आ रहा है। तो 2-2 ही लेने, 4 लेने हैं टोटल। ठीक है, भले उसमें कितने भी हो, हमें 2-2 ही लेने। जैसे बीज का आकार व बीज का रंग। कैसे बीज का आकार, जो मटर वाले में हमने देखा कि बीज का आकार 2 प्रकार का हो सकता है, या तो बीज कैसा हो, गोल हो, एक तो ये ट्रेट है इसका, ये विशेषक है, और दूसरा झुर्रीदार, इसके 2 ट्रेट हो गए। और दूसरा हमने ले लिया बीज का रंग। बीज का रंग कैसा हो सकता है, या तो पीला हो या फिर हरा। और जैसा कि मैंने बताया था कि मटर में पीला रंग क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, हरा वाला अप्रभावी होता है, ये याद रखें। बाकी सब तो सही है, इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हो गए 2 लक्षण और उनके 2 विपरीत ट्रेट्स। तो टोटल कितने हो गए, 4। इसलिए वहां पे जब आप मेंडल के नियम करते हैं वहाँ 4 तरह के शो करते हैं, वाई 2 कैपिटल वाई 2 स्मॉल वाई, फिर या 2 कैपिटल वाई उधर 2 स्मॉल वाई 2 कैपिटल वाई, से 4-4 के पेयर में आते हैं क्योंकि 4 ट्रेट्स हैं। आई बात समझ में।
ठीक है, इसको कैसे शो कर सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 होंगे ये। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि 4 ट्रेड्स हैं ये, इसीलिए 4 बनते हैं। वो 4 इसीलिए बनते हैं और यहाँ पे 2 बनते हैं क्योंकि 2 ट्रेड्स होते हैं, लक्षण 1 ट्रेड्स 2। चलिए, संकर पूर्वज टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बोर्ड पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यह संकरण संतान व उसके जनक में से किसी एक के मध्य कराया जाता है। अब हमने बात की फिनोटाइप और जीनोटाइप की, ठीक है। अब फिनोटाइप तो देख के पता चल जाता है, जीनोटाइप कैसे पता चलेगा, जीनोटाइप कैसे पता चलेगा, उसकी जब जीन का स्ट्रक्चर देखोगे आप, है ना। लेकिन अगर हम जीनोटाइप को किसी और तरीके से पता कर सकते हैं तो वो तरीका है ये बैक क्रॉस का, ठीक है। बैक क्रॉस है, सॉरी टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये बैक क्रॉस है। तो बैक क्रॉस क्यों किया जाता है, संतान में जनकों के कैरेक्टर्स को लाने के लिए। मान लो कोई 2 जनक है ना, जैसे एक वही नर है और एक मादा है, इनसे कोई संतति उत्पन्न हुई है। अब इस संतति में इसके पास मैं मान लेती हूँ कि ये जो नर है, नर को कैसे शो करते हैं, ऐसे, ये एरो बताए। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं एरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि नर क्या करता है, अपना युग्मक मादा को देता है, उछालता है ऐसे, इसलिए इसको ऐसे शो करते हैं। और मादा उसको लेती है तो मतलब अंदर लेती है, तो प्लस का साइन लगा देते हैं। ये बायो के लैंग्वेज, हर बार नर मादा लिखोगे तो इतना टाइम, जब बड़े बड़े पेपर दोगे ना बीएससी एमबीबीएस के, तो इतना टाइम नहीं रहेगा ये नर मादा लिखने का, ठीक है। साइन लैंग्वेज काम करती है फिर। तो ये संतति बनी। अब इसमें क्या था, जो आंख का कलर था वो भूरा था और इसमें काला था। अब इसमें काला कलर आ गया, लेकिन मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसी संतति मिले जिससे इसकी जो आगे की जनरेशन है उसमें भूरा कलर आए। तो मैं क्या करूंगी, संतति का किसी जनक से, किस जनक से, जिससे मैं चाहती हूँ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके जनक से क्या करवा दूंगी, क्रॉस करवा दूंगी। मतलब जनक से मतलब जनक के गुणसूत्र से, ठीक है। तो इस संतति को मैंने क्या किया, नर जनक से जो है वो क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस मतलब संकरण, दोनों के गुणसूत्र मिला दिए। क्यों मिलाए, क्योंकि मैं इसके गुणसूत्र में ये भूरे कलर वाला जीन चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अभी ये काला क्यों हो रहा है, क्योंकि काला प्रभावी होगा, कहीं ना कहीं इसमें ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि काला और भूरा होगा तो सही लेकिन अप्रभावी होगा। अब मैं चाहती हूँ उसको प्रभावी बनाया जाए, तो उसके लिए मेरे पास क्या रीजन है कि मैं इसमें भूरा बन रहा है और भूरा अप्रभावी है। और अप्रभावी कब शो होता है, जब वो दोनों कैसे हो, समयुग्मजी हो। तो इसमें तो कैपिटल बी है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इसको इस बी से क्या करा सकती हूँ, क्रॉस करा दूंगी। अब ये क्रॉस पढ़ेंगे जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो कैसे क्रॉस होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी संतति उत्पन्न होगी नेक्स्ट, उसमें 100% एक ना एक भूरी आंख वाला संतति आएगी। और ये भूरा कलर प्रवेश कराने के लिए मैं बार बार बैक क्रॉस कराऊंगी, बार बार जनक का संतति से, जनक का संतति से, ताकि जो वांछित लक्षण है वो हम संतति पे बढ़ा सकें। अब ये क्या फायदा है इसका, बीमारियों में, जैसे मान लो कोई बीमारी है ना, इसको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ये स्वच्छ है, इसको कोई बीमारी है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरी जो आगे की जनरेशन है उसमें डायबिटीज चलती रहे, नहीं चाहती। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो संततियाँ आती है उसको इनसे क्रॉस कराती हूँ, इनके जीन्स को इनसे मिलाती हूँ, इससे नहीं मिलाती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसा जीन बनेगा धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं, कभी ना कभी ऐसा जीन इसमें इन पीढ़ियों में बन जाएगा कि डायबिटीज वाला जीन पूरा ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, संतति से गायब हो जाएगा। इस जगह पे काम में आती है, इनका ये महत्व है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। ये किसने, मेंडल ने अपने प्रयोगों में काम में लिए थे और आजकल हम इसको साइंस की लैंग्वेज में दवाइयों के इलाज में, बीमारियों के इलाज में काम में लेते हैं। चलिए, उसके बाद है टेस्ट क्रॉस। वह संकरण जो पहली संतनीय यानी कि प्रथम पीढ़ी F1 वह अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य कराया जाता है।
ये क्यों कराया जाता है? अभी मैंने कहा कि मान लो मैंने एक कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया। दिखने में ये मेरे को कैसा था? लंबा। ये भी कैसा था? बोना, है ना? मेंडल का ही ले रहे क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है थोड़ा। अब इसमें जब मैंने क्रॉस करवाया तो आपको पता है कि जो पीढ़ी आई, जो बच्चा पैदा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी 1 कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी में मैंने देखा कि ये बच्चा जो है वो कैसा है? लंबा है। दिखने में तो लंबा था ये, लेकिन आपको कैसे पता कि ये समयुग्मजी है, विषम युग्मजी है, कैसा है? कैसे पता? कहीं आपके मन में कभी सवाल आया होगा जब आपने मेंडल के लॉ पढ़े थे कि उसको कैसे पता कि इसका जीनोटाइप ये था, ये डब्बे में उसने कैसे लिखा कि ये था? क्योंकि क्या हो सकता था? ये भी हो सकता था। हमें क्या पता वो कैसे मिले, है ना? उसको भी नहीं पता था। उस टाइम इतनी डिस्कवरी थोड़ी होती, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। उसको कैसे पता कि ये था? ये भी तो हो सकता है। कैसे पता? तो ये पता करने के लिए उसने क्या किया, किसी जो भी संतति थी उस संतति को जनक के अप्रभावी लक्षण से क्या करवाया? क्रॉस करवाया। अप्रभावी मतलब दोनों कैसे होंगे इसमें? स्मॉल टी। अप्रभावी से ही कराना पड़ेगा, ये जान लीजिए। क्यों करवाया ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो मैं अप्रभावी से नहीं करवा के इससे करवाती, ठीक है, तो अप्रभावी से नहीं करवा के इससे करवाती, तो यहाँ पे भी तो लंबे ही है, हमें भी लंबा ही मिल रहा है। तो लंबे से लंबा आ जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तो लंबा है, तो यहाँ से जीन आ गया इसमें, इसीलिए ये लंबा है। अगर मैं इसको और इसको क्रॉस करवाऊँ, मतलब प्रभावी को करवाऊँ, जब इनको क्रॉस कराऊंगी और अगर लंबे हुए तो मुझे पता है कि इसमें ऑलरेडी ये लंबा था, ये भी लंबा था, तो लंबा तो होना ही था। मतलब टी कहीं ना कहीं, ये टी वाला जीन तो है ही ऑलरेडी, इसमें तो है, तभी ये लंबा दिख रहा है। तो ये लंबा है, तो क्या पता चला कि ये कैसा था? लंबा तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, ये लंबा दिख रहा है, तो टी तो आ ही गया होगा इसमें, इसलिए लंबा हो गया था। लेकिन मैं जब अगर अप्रभावी से करवाऊंगी, अप्रभावी कैसा है? समयुग्मजी। समयुग्मजी अप्रभावी से करानी है। अब समयुग्मजी अप्रभावी कैसा जीन है? बोना वाला या छोटा वाला। इसको मैंने किससे करवाया? इससे करवाया। अभी मुझे पता नहीं है इसका ट्रेट क्या है, ठीक है, इसका जीनोटाइप मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए तो टेस्ट क्रॉस कर रही हूं। तो ये तो क्या है? छोटा। अब मैंने जो पौधा लिया वो मान लो एक कंडीशन में सारे पौधे जो लंबे बने, प्रथम, क्योंकि F1 में तो प्रभावी लक्षण ही आएगा, ठीक है, और कुछ दूसरी कंडीशन ये है कि छोटा आया, पौधे छोटे बने। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि सब लंबे बने, दूसरी कंडीशन क्या है कि छोटे बने। अगर सब लंबे बनते हैं तो बताओ, ये तो मैंने दोनों छोटे लिए थे, ये कैपिटल टी आया कहाँ से? कहाँ से आया? आसमान से टपक गया क्या? नहीं, यहाँ पे कहीं कैपिटल टी होगा तभी ये लंबा आया है, क्योंकि लंबा कब होगा? जब कैपिटल टी होगा। लंबा बन रहा है, इसका मतलब मेरा ये जो जीनोटाइप है इसमें कहीं कैपिटल टी है, तभी लंबा बन रहा है। लेकिन अगर ये छोटा बन गया, अगर ये पौधा, क्योंकि छोटा बड़ा तो हम देख के पता लगा सकते हैं, अगर ये पौधा छोटा बन गया तो छोटा तो यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी कैपिटल टी नहीं था, कहीं भी कैपिटल टी नहीं था, यहाँ पे भी छोटा होगा, तभी छोटा बना है, क्योंकि कैपिटल टी तो डोमिनेटिंग है, अगर वो होता तो छोटा बनने ही नहीं देता। ऐसे पता चला टेस्ट क्रॉस से कि ये जीनोटाइप जो है वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब बैक क्रॉस कराया, इस कंडीशन में कराया तो सब लंबे मिले, तो यहाँ तो पता चलना नहीं है। जब इस क्रॉस में कराया तो सारे पौधे लंबे मिले, तो लंबे कब होंगे? यहाँ से तो लंबा आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो छोटे हैं जीन, आया यहाँ से होगा। तब ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे क्या है, एक टी तो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना ही चाहिए, ठीक है। और जो छोटे भी मिले होंगे तो फिर पता चला कि छोटा कहाँ से आया? यहाँ से, और यहाँ से छोटा तो कब शो होता है? जब समयुग्मजी होता है। लेकिन हम तो यहाँ से एक ही युग्मक लेते हैं,
तो दूसरा युग्मक कहाँ से आया होगा, इसके पास से कहीं आया होगा। अगर दोनों बनते हैं, लंबा भी बन रहा है और छोटा भी बन रहा है, तो लंबे की तो सेम कंडीशन कि कहीं ना कहीं से कैपिटल टी आया होगा, और वो कहाँ से आया है, यहाँ से। लेकिन अगर छोटे भी बन रहे हैं तो छोटे में दो कंडीशन है। छोटा कब बनता है, जब दोनों कैसे होंगे, टी टी होंगे। तो टी टी होने के लिए एक टी यहाँ से आना जरूरी है और एक टी यहाँ से आता है। मेंडल के लॉ में एक टी यहाँ से आता है, एक टी यहाँ से आता है, तो यहाँ से आना वाला टी जरूर छोटा होगा, ये वाला, तभी क्या हुआ है, ये छोटा पैदा हुआ है। ये टेस्ट क्रॉस बताता है। हालांकि आप मेंडल के लॉ पढ़ेंगे तो ये सारी कहानी फिर से आएगी, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, जीनोटाइप को चेक करने के लिए कि उसका जीनोटाइप, ये जो बक्सा खाली है इसमें है क्या, दिख तो लंबा रहा है लेकिन है क्या इसका जीन। तो ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो आज हमारी टर्मिनोलॉजी है यानी शब्दावली है वो पूरी होती है। हालांकि अभी हमने मेंडल के लॉ शुरू नहीं किए है, मेंडल के लॉ में फिर से ये सारी चीजें आती जाएंगी और उसको हम 1 by 1 समझते जाएंगे, ठीक है।